यह कहानी है 1995 की, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मायावती दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। कमरे में बंद मायावती पर भद्दी गालियां और धमकियों की बौछार हो रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी जान तक खतरे में पड़ गई, लेकिन वक्त रहते बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उन्हें बचा लिया। इस घटना ने न सिर्फ मायावती की राजनीति बल्कि उनका पहनावा तक बदल दिया। साड़ी छोड़कर उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। जो घटना उन्हें तोड़ने के लिए रची गई थी, वही उन्हें और मजबूत बना गई। सियासत बड़ी चालाक चीज है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। सत्ता की भूख में लोग हदें पार कर जाते हैं, कभी डराकर, कभी बहला फुसलाकर, तो कभी सीधे रास्ते से हटाकर। फर्क बस इतना है कि जीतने वाला नायक बन जाता है और हारने वाला इतिहास का एक पन्ना। उस वक्त हिंदुत्व की लहर पूरे जोश में थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो जैसे राजनीति में तूफान आ गया। माहौल गर्म था और लग रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में अपने सभी विरोधियों को धूल चटा देगी। इसी बीच जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। 1993 के विधानसभा चुनाव करीब थे और इस वक्त यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के काशीराम भी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। उनका दलित वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि बीजेपी के उभार के सामने अकेले लड़कर कोई भी जीत की गारंटी नहीं ले सकता था। मुलायम सिंह और काशीराम दोनों को समझ आ गया कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो साथ आना ही होगा। यह गठबंधन अजीब जरूर था, लेकिन राजनीति में मजबूरी ही नए रिश्ते बनाती है। जब दोनों मिले तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस नए गठबंधन ने भी एक नया नारा गढ़ दिया। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा न सिर्फ यूपी की गलियों में गूंजा, बल्कि चुनावी गणित भी बदल गया। राजनीति की यह बाजी कौन जीता, यह अलग कहानी है, लेकिन इतना तय था कि सियासत सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, बल्कि शतरंज का ऐसा खेल है जिसमें मोहरे कब, कैसे और किसके खिलाफ चलने हैं, यह वक्त ही तय करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ी और 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर दांव लगाया और 67 सीटें अपने नाम कर ली। नतीजा यह हुआ कि दोनों दलों ने हाथ मिलाया और गठबंधन सरकार बना ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। मुलायम सिंह को यह एहसास हो गया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया तो उनकी सरकार एक झटके में गिर सकती है। यह डर धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 23 मई 1995 का दिन मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से मिलने की कोशिश की, लेकिन काशीराम ने मिलने से इनकार कर दिया। यह एक बड़ा इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन को फोन किया। बातचीत गठबंधन को लेकर थी। उधर काशीराम की तबीयत काफी खराब थी, वह अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और मायावती मौजूद थी। काशीराम ने मायावती को पास बुलाया और सीधे सवाल दाग दिया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? मायावती कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। काशीराम ने उनकी ओर एक दस्तावेज बढ़ाया। यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र था। अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी का समर्थन पत्र दिखाकर दावा पेश कर दिया। यह राजनीति का ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ सत्ता समीकरण बदल दिए, बल्कि आने वाले वर्षों तक यूपी की राजनीति पर गहरा असर डाला। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। बहुजन समाज पार्टी ने आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। राजनीति के इस नए समीकरण से मुलायम सिंह की टेंशन और बढ़ गई थी।
2 जून 1995 मायावती ने लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई। माहौल तनावपूर्ण था। सब जानते थे कि यह सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत थी। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। बसपा के 12 विधायक राज बहादुर की अगुवाई में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह को लगा कि अब उनकी सरकार बच जाएगी, लेकिन राजनीति में हर दांव उतना आसान नहीं होता। दल बदल कानून के तहत सरकार बचाने के लिए बसपा के कम से कम 1/3 विधायक टूटने चाहिए थे, जो नहीं हुआ। यानी ये दांव भी खाली चला गया। इसके बाद जो हुआ उसने यूपी की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। समर्थन वापसी की खबर मिलते ही मुलायम सिंह बौखला गए। सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो उन्होंने अपने समर्थकों को खुला आदेश दे दिया, गेस्ट हाउस में जो भी हो, मायावती के विधायकों को तोड़ना है, चाहे डराकर, धमकाकर या मनाकर। इसके बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों और बाहुबलियों की भीड़ गेस्ट हाउस की तरफ कूच कर गई। माहौल उग्र हो चुका था। उधर मायावती अपने विधायकों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रही थी। माहौल गंभीर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक गेस्ट हाउस का गेट जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। बाहर से गालियों और जातिसूचक शब्दों की बौछार होने लगी। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। गेस्ट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर मौजूद भीड़ पूरी ताकत से उसे तोड़ने में लगी थी। मायावती और उनके विधायकों के लिए यह एक डरावना मंजर था। सत्ता की लड़ाई अब शारीरिक हिंसा और गंदी राजनीति की हदें पार कर रही थी। शाम के 4 बजे से 6 बजे तक गेस्ट हाउस युद्ध का मैदान बन चुका था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आमने सामने थे। गालियां, धक्का मुक्की, लात घूंसे, सब कुछ हो रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। कई लोग घायल हो चुके थे, लेकिन इस हिंसा को रोकने वाला कोई नहीं था। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती डराया धमकाया गया। कुछ को जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश भी हुई। माहौल इतना खतरनाक था कि कई विधायक खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। कुछ को तो जबरदस्ती गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर घसीटा गया। इस पूरे बवाल के दौरान मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को चुप रहने का इशारा कर दिया था। पुलिस वहीं खड़ी तमाशा देखती रही। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग चीख चिल्ला रहे थे और वो बस एक कोने में खड़े सिगरेट का कश लेते रहे। सत्ता की इस लड़ाई ने यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। मायावती उस कमरे में कैद थी जहां बाहर उन्मादी भीड़ उनकी सरकार गिराने पर तुली थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हालात बदलने लगे। आखिरकार जिला अधिकारी राजीव खेर पुलिस टीम के साथ पहुंचे और भीड़ को वहां से हटाना शुरू किया। इसी दौरान राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया। जब समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ तो वे भागने लगे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ और सुरक्षा पुख्ता हो गई, तब जाकर मायावती कमरे से बाहर आई। लेकिन सत्ता का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रात 11 बजे मुलायम सिंह ने गुस्से में तत्कालीन कलेक्टर राजीव खेर का ट्रांसफर कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी तक काट दिया। यह खबर जब काशीराम तक पहुंची तो उन्होंने बस एक ही बात कही, यह मायावती के लिए परीक्षा की घड़ी है। लेकिन मायावती इस परीक्षा में पास हुई। अगले ही दिन 3 जून 1995 उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना ली। इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला। कुल 282 विधायकों की ताकत के साथ यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे। लेकिन गेस्ट हाउस कांड की यादें मायावती के दिल में जख्म बनकर रह गईं। वह जब भी मंच पर खड़ी होती, इस घटना का जिक्र जरूर करती। लेकिन इस कहानी का एक और अहम किरदार था, जिसका नाम लिए बिना यह किस्सा अधूरा रहेगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े चेहरों में शामिल, यूपी में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी,
मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। 1997 की बसंत पंचमी, फरवरी की एक रात, ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने दोस्त रामजी अग्रवाल के भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, गोलियां तड़तड़ाने लगी। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा सड़क पर गिर चुका था। जब मायावती को इस खबर का पता चला तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। राजनीति में विश्वासघात आम बात थी, लेकिन यह वार ऐसा था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकी। देखने वालों का कहना था कि गैंगस्टर संजीव जीवा और विजय सिंह ने गोलियां बरसाई। इस गोलीबारी में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड ब्रिज किशोर तिवारी की भी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गेस्ट हाउस कांड के दौरान जब मायावती पर हमला हो रहा था, तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मायावती को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित निकाला। जो लोग उन पर हमला कर रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को किडनैप कर मुख्यमंत्री के सामने पेश कर समर्थन देने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी बीच ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही गेस्ट हाउस में घुसे और उग्र भीड़ से भिड़ गए। वो न नेता की तरह, न वकील की तरह, बल्कि एक सिपाही की तरह लड़े। और इसीलिए जब उन्हें गोलियों से भून दिया गया तो मायावती फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की मौत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। इस बार मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद चुनाव प्रचार में उतरकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी के लिए वोट मांगे। ये कोई साधारण फैसला नहीं था। जो पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, वही पार्टी आज उनके नेता के परिवार के लिए समर्थन जुटा रही थी। लेकिन मायावती के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह कर्ज चुकाने का वक्त था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में गेस्ट हाउस कांड का विस्तार से जिक्र किया। इस किताब में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने लिखा, मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल कर मुझे मरवाने की कोशिश की। गेस्ट हाउस में मेरे विधायकों को किडनैप करवाने की साजिश रची गई। यह बयान कोई साधारण आरोप नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे काले पन्नों में दर्ज एक सच्चाई थी। गेस्ट हाउस कांड के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब उग्र सपा समर्थक दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे तो हालात बेकाबू हो गए। उनके हाथ मायावती की साड़ी तक पहुंचने लगे थे। यही वजह थी कि इस घटना के बाद मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहनी। हालांकि इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी किताब में इसका जिक्र किया। इस कांड की जांच रमेश चंद्र कमेटी के द्वारा की गई। कमेटी ने 79 पन्नों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुलायम सिंह को इस घटना का मुख्य आरोपी बताया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। साजिश के तहत कई अधिकारियों के लखनऊ ट्रांसफर तक कर दिए गए थे। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बड़े किरदार सामने ला दिए। मायावती, जो इस हमले की शिकार थीं, मुलायम सिंह, जिन्हें इसका मास्टरमाइंड बताया गया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने मायावती को बचाकर बाहर निकाला। यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।